Hello students, in today's lecture we will discuss the conditions for the Raman scattering. So the most important condition for Raman scattering is that the molecule must show periodic change in polarizability or change in polarizability due to the vibrational or rotational oscillation. सो रमन स्कैटरिंग आपका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हो सकता है और रोटेशनल में भी होगा. मतलब जहाँ पे स्कैटरिंग होगी ड्यू टू द रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, दोनों में आपका रमन स्कैटरिंग शो होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेबिलिटी? Polarizability, it measures the how easily an electron cloud is distorted by an electric field. Okay, suppose a molecule ए बी और ए बी मॉलिक्यूल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ए मॉलिक्यूल भी यूज़ करते हैं. हेट्रोडायटोमिक और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है. व्हेन अ मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने मॉलिक्यूल को प्लेस्ड किया, तो ड्यू टू द सपोज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दैट मॉलिक्यूल दैट वाज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव पोल. ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियाई का, द पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियाई का, वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज और डिस्टॉर्शन ऑफ द चार्ज, आपका क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज गिव राइज टू एक इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा. और जब इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा, देन वी सेड दैट द मॉलिक्यूल इज टू बी पोलराइज्ड. ओके, सो जो पोलराइजेशन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट. सो हमारा जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है, सपोज म्यू आई इज द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट दैट इज इक्वल टू पोलराइजेबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो जो हमारा पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, कितनी पोलराइजेबिलिटी डिस्टॉर्शन हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट. ओके, तो जो कंडीशन है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी शो द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी. तो जैसे मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल है, सपोज आपका मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग में आपका मॉलिक्यूल इस तरह से पोलराइज्ड हो रहा है. ठीक है, जैसे आपका इस तरह से पोलराइज्ड हुआ, फिर मूवमेंट हम कर रहे हैं तो फिर ऐसे पोलराइज्ड, कम पोलराइज्ड शो हुआ, फिर नेक्स्ट वाइब्रेशन या रोटेशन में पोलराइजेशन चेंज हो गया. सो दैट इज चेंज इन पोलराइजेशन हो रहा है आपका ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन और रोटेशन. तो इस चेंज इन पोलराइजेबिलिटी दैट इज द कंडीशन फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड देर इज अ डेफिनेशन ऑफ द पोलराइजेबिलिटी, वो हमने अभी डिस्कस किया. इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द पोलराइजेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी दैट इज मेनली टू टाइप्स. वन इज द आइसोट्रोपिक पोलराइजेबल मॉलिक्यूल, अदर वन इज एनआइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी. ओके, आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, द पोलराइजेबिलिटी दैट is the polarity is induced whatever the direction of the applied electric field. मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, that is called isotropic. और the polarizability which depend upon the direction of the electric field, that is called as anisotropic polarizability. सो जो हमारी कंडीशन होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि किस तरह की पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, द मॉलिक्यूल मस्ट शो एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी. मतलब पोलराइजेबिलिटी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक. तो जितने भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, चाहे वो होमो हो या हेट्रो हो, जैसे H2O2N2 हो या HClHF हो, और नॉन स्फेरिकल मोटर्स हो गए, नॉन स्फेरिकल रोटर्स हो गए, ये भी एक कैटेगरी का है मॉलिक्यूल का, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. ओनली यू विल नो दैट इट इज़ अ नॉन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स. ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं. ठीक है, और जितने भी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे CH4SF6, इसके कुछ एग्जाम्पल हमने रोटेशनल में भी डिस्कस किए, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके रमन इनएक्टिव होंगे. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ जो हमारे आइसोट्रोपिक
जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे CH4 हो गया, SF6, ये सारे स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके। कई जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ कैटेगरी थी मॉलिक्यूल्स के कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करते हैं। ये हमारे सिलेबस से थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने मेंशन किए ये सारे स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं ये रोटेशनल और रमन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते, बिकॉज दे मॉलिक्यूल्स आर, ये किस तरह के पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं, आइसोट्रोपिक। और जो हमारा रमन के लिए कंडीशन क्या है, एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। तो जितने भी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें सिमेट्रिकल स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनमें हमारा ये डायरेक्शनल पे डिपेंड नहीं होते इनकी पोलराइजेबिलिटी, इसीलिए ये रमन एक्टिव भी हैं और ये रोटेशनल इनएक्टिव भी हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेंशन है ये दोनों रोटेशनल एंड रमन दोनों हमारे इनएक्टिव हैं। ठीक है। और जो रमन एक्टिव, अब क्या केस हो गए, जितने भी डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल नॉन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑल आर रमन एक्टिव। ठीक है, जैसे इसमें H2O2 भी आ जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा था रोटेशनल पढ़ा था, और हमने आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कंडीशन क्या था, चेंज इन डायपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है पर ड्यूरिंग वाइब्रेशन अगर उसका डायपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो वो IR एक्टिव थे। और फिर हमने माइक्रोवेव या रोटेशनल में क्या पढ़ा था, द मॉलिक्यूल मस्ट बी शो द डायपोल मोमेंट उनमें होना चाहिए। तो इन दोनों कैटेगरी में आप देख रहे थे, जितने H2 थे, H2O2 N2, ये सारे क्या थे, इनएक्टिव थे। ये क्योंकि इन्हें चेंज इन डायपोल मोमेंट शो नहीं हो रहा था तो इसलिए IR इनएक्टिव थे। रोटेशनल की देखा जाए तो इनमें डायपोल मोमेंट नहीं था, 0 था, इसलिए ये रोटेशनल इनएक्टिव थे। ओके। बट ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये ध्यान रखिएगा, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर रमन एक्टिव। ओके, क्योंकि जो रमन एक्टिव के लिए कंडीशन डायपोल मोमेंट नहीं है, पोलराइजेबिलिटी है। और पोलराइजेबिलिटी आपका अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसमें इंड्यूस डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ओके, दैट्स वाई दे विल शो द पोलराइजेबिलिटी। सो यहाँ पे रमन एक्टिव के लिए आपके ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, वो सारे आपके रमन एक्टिव हो गए। ठीक है। और इनएक्टिव के कुछ ये टर्म्स दिए हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यही जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये रोटेशनल और रमन दोनों में इनएक्टिव हैं। नाउ द कंडीशन फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे नाइट्रोजन हो गया हमारा। ठीक है, नाइट्रोजन, अभी हमने एक केस डिस्कस किया था होमोडायटोमिक का, नाइट्रोजन है, ये वाइब्रेशनल रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है। नाइट्रोजन के केस में आप क्या देख रहे हैं, देयर इज अ नो चेंज इन द डायपोल मोमेंट। अगर नो चेंज इन डायपोल मोमेंट है तो ये क्या हो गया, IR इनएक्टिव हो गया। ओके, दिस वन इज IR इनएक्टिव। बट क्योंकि इनमें पोलराइजेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, चेंज इन द बॉन्ड लेंथ, सो दैट इज कॉल्ड एज रमन एक्टिव। ओके, एक चीज़ यहाँ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि जो पोलराइजेबिलिटी को मेनली हम मेजर कैसे करते हैं, पोलराइजेबिलिटी को मेजर करने के लिए मेनली जो फैक्टर्स होते हैं, हमारा साइज हो गया, साइज रिफर्स द बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल पोलराइजेबल है। ठीक है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपका चेंज हो रहा है, ओके, देन वी कैन से द मॉलिक्यूल इज द पोलराइजेबल। ठीक, और जो थर्ड हो गया हमारा, पहला हो गया साइज जो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ को, शेप जो बॉन्ड एंगल से पता चल रहा है, और थर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अपने आप में कंप्लीट है, उसको मैं किसी और से रेफर नहीं कर सकती। डायरेक्शन तो जो हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जब आपका N2 मॉलिक्यूल है, सपोज ये हमारा N2 मॉलिक्यूल हो गया, N2 मॉलिक्यूल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड
और न्यूक्लियस के बीच में बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये डिफॉर्मेशन कम और ज़्यादा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस और जब ये जैसे इस टाइम ज़्यादा हो गया, अब ये मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर दिए मतलब नाइट्रोजन इधर आ गया, ये ऐसे हो गया, रोटेट हो गया। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा चेंज, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा शो नहीं होगी, तो यहाँ ज़्यादा है, इस केस में कम हो गया। ओके तो क्या हो रहा है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। तो इसलिए जितने आपके होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल शो द रमन एक्टिव। ओके सो ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड गेट्स द डिफॉर्मेशन शो द रमन एक्टिव। ओके CO2 मॉलिक्यूल का केस है वो हम आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल्ड में, क्योंकि CO2 में हमारा IR स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, लेकिन इसमें आप देखे होंगे, याद होगा कि IR एक्टिव था, लेकिन कुछ CO2 की जो स्ट्रेचिंग थी वो IR इनएक्टिव थी, बट बेंडिंग और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग IR एक्टिव थी। ठीक है, तो वही जो डिस्कशन है यहाँ पे है कि जो चेंज इन डायपोल मूवमेंट जिस केस में हो रहा है वो केस तो IR एक्टिव हो जाएगा। तो चेंज इन डायपोल मूवमेंट किस केस में हो रहा था, अगर आपको याद होगा, जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग थी, तो उस समय चेंज इन डायपोल मूवमेंट था और बेंडिंग के केस में था। ओके बट अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही थी तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जा रहा था, जीरो हो रहा था, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेच था। ठीक है, इस केस में वो IR इनएक्टिव था। तो जिस केस में वो IR इनएक्टिव था तो उस केस में ये मॉलिक्यूल हमारा पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा शो करता है, दैट मीन्स वो उस केस में वो रमन एक्टिव हो जाएगा। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ द सिलेक्शन रूल, व्हाट आर द सिलेक्शन रूल्स फॉर द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हर एक केस का सिलेक्शन रूल था, हमने भी रोटेशनल में देखा, IR में। सो नेक्स्ट वन इज द रमन सिलेक्शन रूल। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका, द मॉलिक्यूल मस्ट शो द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। और सेकेंड अब हम एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा रमन सिलेक्शन रूल है रोटेशनल के केस में अलग तरह से वर्क करेगा और वाइब्रेशन के केस में अलग करेगा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा था, रोटेशनल क्वांटम नंबर डेल जे याद होगा आपको, हमने कैसे फाइंड आउट किया था, जे एनर्जी ऑफ द रोटेशन, फिर हमने जे की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी था तो डेल जे सिलेक्शन रूल क्या था, सिलेक्शन रूल जेल का डेल जे था हमारा +-1, याद होगा, एक बार नोट्स आप चेक करिएगा। बट इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्शन रूल क्या है हमारा, दैट इज डेल जे +-2। तो जो हमारा ट्रांजिशन होगा हमेशा, जो स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइंस जो बनेंगे हमेशा +2 या -2 होंगे। मतलब अगर 1 होता तो ट्रांजिशन होता 0 से 1, 1 से 2। ओके बट अगर यहाँ पे रोटेशनल रमन का जो सिलेक्शन रूल है वो +-2 है, तो ट्रांजिशन होगा 0 से 2, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा। ठीक है, दैट इज +-2, ये ध्यान रखिएगा। सो इन रमन रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज बाय द 2 यूनिट्स rather than 1 because of the molecular polarizability. ठीक है, thus the polarizability change with the frequency which is twice the rotational frequency of the molecule. इसलिए इसको हम प्लस और -2 है, इसका भी डेरिवेशन है बट ये हमारे सिलेबस के बाहर है, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा सिलेक्शन रूल वाइब्रेशन का। वाइब्रेशनल का सिलेक्शन रूल हमारा सेम होगा जैसा हमने आपका पढ़ा था IR के केस में, दैट इज +-1। ओके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर +-1, मतलब जो ट्रांजिशन होगा आपका 0 से 1 होगा, किस केस में, वाइब्रेशनल रमन में, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। ठीक है, तो स्टोक्स के लिए हमेशा हमारा +1 होगा। स्टोक्स एंटी स्टोक्स ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, और एंटी स्टोक्स में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपकी -1 में होगी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन रूल। एक टर्म आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रमन शिफ्ट, ये डेल वी म्यू होगा आपका। रमन शिफ्ट हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। तो ऑल ऑफ यू नो दैट स्टोक्स लाइन के लिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंसिडेंट की ज़्यादा होगी, तो स्टोक्स लाइन्स की वैल्यू
रमन शिफ्ट में पॉजिटिव होगी और एंटी स्टोक्स में फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड की ज़्यादा होती है, सो इसके दैट्स वैल्यू इज अ नेगेटिव वैल्यू, दैट इज द रमन शिफ्ट. Now there is a one more principle, that is a principle of mutual exclusion. Okay, that is principle of mutual exclusion. इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. What is mutual exclusion? Principle of. तो ये प्रिंसिपल उन मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल है, द मॉलिक्यूल्स विच हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री. जैसे हो गया हमारा CS2 हो गया, CO2 हो गया. तो इन मॉलिक्यूल में आप क्या देख रहे हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री है. ठीक है. बट अगर हम N2O देखेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो इस केस में रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. तो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन उन मॉलिक्यूल में है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है. और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है तो जो वही पार्ट हमारा IR इनएक्टिव हो जाएगा, और वाइस वर्सा. मतलब अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो अगर मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है तो वो पार्ट हमारा IR इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर IR एक्टिव है तो वही मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक है. बट जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उनमें ये केस नहीं होगा. उनमें आपका एक ही मॉलिक्यूल IR एक्टिव भी हो सकता है और रमन एक्टिव भी हो सकता है. ठीक है. एक ही मॉलिक्यूल में दोनों केस हो सकते हैं. बट जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है वहाँ पे ऐसा नहीं होगा. वहाँ पे अगर आपका रमन एक्टिव है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, अगर वो रमन एक्टिव है तो IR इनएक्टिव हो गया, और अगर रमन इनएक्टिव है तो ये IR एक्टिव हो गया. दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ठीक है. तो अब इसमें हम देख रहे होंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेच है. सिमेट्रिकल स्ट्रेच है तो देयर इज नो चेंज इन द डायपोल मूवमेंट, नहीं हो रहा है, नेट इफेक्ट 0 हो गया. बट इसमें पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो रही है. सो ये रमन एक्टिव है बट IR इनएक्टिव है. अब अपने नोट्स रोटेशनल के चेक करिएगा. CO2 के केस में जो सिमेट्रिकल स्ट्रेच था उसमें मैंने आपको नोट डाउन कराया IR इनएक्टिव बिकॉज देयर इज अ नो चेंज इन डायपोल मूवमेंट. बट अगर एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेच है, ओके, तो यहाँ पे चेंज इन डायपोल मूवमेंट हो रहा है आपका, बट पोलराइजेबिलिटी उस हिसाब से चेंज नहीं हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज रमन इनएक्टिव बट IR एक्टिव. ओके. तो इसी का नेक्स्ट ये एग्जांपल्स और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है. वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी ड्यूरिंग वाइब्रेशन आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रेच में, बट डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं होगा, इसलिए रमन एक्टिव IR इनएक्टिव. नो एब्जॉर्प्शन इन द IR रेडिएशन यहाँ मेंशन किया हुआ है. और अगर एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेच होगा तो ये कैसे हमारा पोलराइजेबिलिटी इसमें चेंज नहीं होगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मान लीजिए एसिमेट्रिकल है, कार्बन ऑक्सीजन है, ओके, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया. एसिमेट्रिकल स्ट्रेच में एक बहुत ज़्यादा इस तरफ स्ट्रेच होगा, एक कम स्ट्रेच होगा, ओके, एक होगा एसिमेट्रिकल में. तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी तो क्रिएट हो रही है. ठीक है. मान लीजिए इस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो गई. अब हमारा जो नेक्स्ट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन होता है ना, नेक्स्ट वाइब्रेशन हमारा चेंज हुआ. मान लीजिए मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ. नेक्स्ट क्या हुआ, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, जैसे मूवमेंट हुआ. तो अब पोलराइजेबिलिटी किधर हो गई, मान लीजिए इस साइड हो गई. अगर ये ज़्यादा हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा ज़्यादा हो गया, ये वाला पॉइंट, तो नेट इफेक्ट चेंज तो नहीं हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. ये वाला इस तरफ ज़्यादा होता, नेक्स्ट टाइम इस साइड वाला ज़्यादा हो गया एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के टाइम पे. तो जब दोनों हमारा जब बैलेंस्ड हो गया पोलराइजेबिलिटी, तो नेट इफेक्ट तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए जो हमारा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी पोलराइजेबिलिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन. ऐसा नहीं है कि पोलराइजेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, पोलराइजेबिलिटी क्रिएट होगी बट नेट चेंज नहीं होगा ड्यू टू द एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. इसीलिए ये रमन इनएक्टिव हो गया बट शो द IR एक्टिव. सो ये एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि जो था, अगेन इसी में डिटेल्ड में है आपका कि किस केस में हमारा वही सिमेट्रिकल हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया. हम बेंडिंग की बात कर लेते हैं. बेंडिंग वाला पार्ट इसमें मेंशन नहीं था. बेंडिंग वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो IR एक्टिव है क्योंकि ये हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री हैं.
ओके, इन मॉलिक्यूल में। तो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है तो उसका जो दूसरा रमन वो इनएक्टिव हो जाता है। दैट इज द रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अगर आपको पता है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में, तो अगर बेंडिंग आईआर एक्टिव हो गया तो जो ये रमन इनएक्टिव हो जाता है। सो दैट इज द रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आते हैं आपके। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइड एप्लीकेशन है आपका। ये फिंगरप्रिंट बाय विच मॉलिक्यूल्स कैन बी आइडेंटिफाई, रमन स्पेक्ट्रा से आइडेंटिफाई किया जाता है। एयरपोर्ट में यूज़ किया जाता है, डिटेक्टिंग एक्सप्लोसिव फॉर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। लेजर्स, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेज़र यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा हम सैम्पल प्रिपेयर नहीं करते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिग्निफिकेंस है कि ये हमारा किसी भी तरह के सैंपल के लिए यूज़ हो जाता है। जैसे रिस्ट्रिक्शन था कि हमारा जो माइक्रोवेव था वो सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए था, जो हमारा आईआर था उसमें गैसियस मॉलिक्यूल को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होती है। बट जो हमारा रमन है वो हर तरह के मॉलिक्यूल स्टेट को हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये वही डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हेल्दी अनहेल्दी टिश्यूज़ के बारे में डिफरेंस बताता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम। बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करता है, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में बताता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में एनालाइज करने के में हेल्प करता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द आईआर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटेशन, सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन है, अगेन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट डिस्कस कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में मेनली हमारा लेज़र सोर्स रहेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट जब जाएगी तो कितनी स्कैटर्ड होगी उसको हमारा ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके फाइनली सेंड करता है एज अ कंप्यूटर सिस्टम में। ये सर्टेन पॉइंट्स हो गए हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कैसे ये वर्क करता है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द रमन एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पॉइंट को भी हम ज़रूर एनालाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कंडीशन क्या है, मतलब व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? द मॉलिक्यूल शो द स्कैटरिंग इन अ रमन के केस में, बट आईआर डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। Now next point, Raman show the change in polarizability, IR show the change in dipole moment. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हमारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं, दे डज नॉट शो IR स्पेक्ट्रा, बट रमन हमारे होमोन्यूक्लियर देते हैं क्योंकि पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं। रमन में हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं बट IR में नहीं करते क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन सर्टेन वैल्यू को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सैम्पल प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, इसका एलाबरेट नहीं है, कोई भी स्टेट में यूज़ करते हैं जैसे पहले बताया था, बट इस केस में सैम्पल प्रिपरेशन इज़ एलाबरेटेड। बहुत ध्यान रखना पड़ता है सैम्पल प्रिपेयर करने के लिए। कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है, बट रमन कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी हाई। इसमें लेज़र लाइट भी यूज़ करते हैं हम, आईआर रेडिएशन भी यूज़ करते हैं। ओके, तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारा, रोटेशनल रमन और वाइब्रेशनल रमन दोनों होते हैं। ओके, सो इन दिस वे दैट इज़ कंप्लीटेड। तो आपका मॉड्यूल 2 आज कंप्लीट हो गया है, चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज़ सारे लेक्चर्स को थॉरो करिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप करिए और कॉल करिए। थैंक यू।